तो प्यारे बच्चों दोस्तों देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम जैसे जीडी हुआ, सीएसएल हुआ, सीपीओ, एमटीएस हुआ या फिर रेलवे का एग्जाम की अगर आप तैयारी करें जो कि एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, आरपीएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाली है। तो हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, निम्न श्रृंखला में गलत पद का चयन कीजिए। जो ये सीरीज है इसमें गलत पद चुनना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, जैसे आप लोग मिसिंग संख्या निकालते हैं ना, तो समझ लीजिए उसी तरीके से इसमें जो गलत पद है वो मिस होगा। यानी कि हम इसमें पैटर्नों को चेक करेंगे कि किस पैटर्न में ये सीरीज आगे बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, इसमें हो क्या रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसे 3 से 15 बन रहा है तो आप कहेंगे कि 3 से 15 बन रहे हैं। देखिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन जब भी कराता हूँ तो बताता हूँ कि इसमें प्लस भी देखते हैं, माइनस भी देखते हैं, आपका गुणा भी देखते हैं, भाग भी देखते हैं, स्क्वायर भी देखते हैं, क्यूब देखते हैं। ये 6 तरीके से चेक किया जाता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी ट्रिक इसमें अप्लाई करें, तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस किए रहेंगे पता चल जाएगा कि कौन सी जो है ट्रिक इसमें लगाना है। जब संख्याएं बहुत स्लो बढ़ें, बहुत तेज़ी से ना बढ़ें, तो वहाँ पे प्लस वाली ट्रिक लगा के चेक कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है 3 से 15 हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे प्लस 12 हुआ, ठीक है। उसके बाद 15 से 35 हो रहा है तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ प्लस 20 हुआ, ठीक है। 35 से 63 हो रहा है तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि प्लस 28 हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 63 से 99 हो रहा है तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपका 6 और 3 यानी प्लस 36 हो रहा है। उसके बाद 99 से 165 हो रहा है तो मैं यहाँ पे प्लस 66 देख रहा हूँ। उसके बाद 165 के बाद 195 हो रहा है तो प्लस 39 देख रहा हूँ। देखिए ये करते करते हमें एक चीज़ तो यहाँ पे पता चली गई कि यहीं पे कुछ मिस्टेक है, तभी सारी संख्याएं बढ़ रही थी लेकिन यहाँ पे अचानक 30 यानी घट गई। तो ये तो पता चल गया यहीं से डायरेक्टली कि कहाँ मिस्टेक है, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे कि आखिर ये संख्या किस क्रम में बढ़ रही है। आप ध्यान देंगे 12 से 20 हो रही है यानी कि प्लस 8 का अंतर इस यहाँ पे आ रहा है। 20 से 28 यहाँ पर भी प्लस 8, 28 से 36 यहाँ पर भी प्लस 8, लेकिन 36 के बाद ज्यों ही 66 पर बढ़ रहे हैं तो दोस्तों कितना हो गया, यहाँ पे प्लस 30 हो गया। यानी कि मामला कहीं ना कहीं यहाँ पे जो 66 हमने निकाला है 165 यही गड़बड़ है, क्योंकि सब में प्लस 8 हो रहा है तो यहाँ पर भी प्लस 8 होना चाहिए था। यानी कि 36 और दोस्तों 8 कितना हो जाएगा, 44 यहाँ पे प्लस होना चाहिए था। 44 प्लस होगा तब जा करके हमारा सही ये काम करेगा। तो 44 प्लस का मतलब 99 में अगर हम 44 प्लस करते हैं तो आप कहेंगे कि 143 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 143 होना चाहिए था। अब देखिए 195 और 143 का अगर हम अंतर निकालते हैं तो आएगा क्या, आप कहेंगे कि 2 आएगा और ये आपका कितना है 4 5 9 यानी 52 आएगा। अब देखिए 44 और 52 में कितने का अंतर है, प्लस 8 का। आप सब देखिए सही हो गया, 8 8 8 8 8 सब सही हो गया। यानी कि ये जो 165 था उसकी जगह पे 143 होना चाहिए था, लेकिन आ गया 165। तो ये जो ट्रिक आप मिसिंग संख्या वाली निकालते हैं वही ट्रिक इसमें भी अप्लाई करके ही चेक किया जाता है, कोई अलग से ट्रिक नहीं अप्लाई की जाती है। तो कौन सा गलत है, 165, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखिए दर्पण का रूल क्या करता है, कोई भी दोस्तों अगर आकृति है, देखिए बहुत सारी आकृतियां ऐसी होती है, जैसे एक्स को ले लीजिए तो ये इसका दर्पण प्रतिबिंब सेम एक्स ही बना रहेगा, क्योंकि इसको आप रोटेट करेंगे, ये लेफ्ट टू राइट रोटेट करता है। ऐसे लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, ये घूम जाएगा दर्पण प्रतिबिंब के रूल में। तो ये ऐसे घूमेगा तो सेम एक्स ही बना रह जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो घूमने के बाद भी वैसे ही बनी रहती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर इस तरीके का आयत है तो अगर इसको भी घुमाएंगे तो सेम ऐसा ही बना रह जाएगा, तो ये नहीं घूमेगा। तो इस फिगर को ही हम उठाएंगे, ठीक है। इस फिगर का जो नीचे का पार्ट दिख रहा है, जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, इस पार्ट को मैं दिखाऊं, ये वाला पार्ट अगर यहाँ पे हम दर्पण रखते हैं तो ये घूमने के बाद भी सेम ऐसा ही बना रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि इसमें जिस आकृति का यूज़ किया गया उसका दर्पण प्रतिबिंब सेम टू सेम वैसा ही बनाएगा। नीचे मान लीजिए ये एक्स का रूप है, ऊपर ये आयत का रूप है। अभी मैं वही समझा रहा था कि ये क्या होता है, ये रोटेट करने के बाद भी वैसा ही रहता है, वैसा ही दिखता है। मामला फंसता है ऊपर वाला। अब ये जो हिस्सा है ये क्या होगा, ये कैसे घूमेगा। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके की कोई आकृति है तो ये घूमेगी तो क्या होगा, ये लेफ्ट टू राइट ऐसे घूम जाएगी, यानी ये हिस्सा इसका इधर आ जाएगा, ये हिस्सा इसका इधर आ जाएगा। कहने का मतलब ये कुछ ऐसे हो जाएगी घूम करके, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगी। अब ये तो घूमेगी, साथ साथ इसके अंदर जो ये लाइनिंग है, जैसे इस तरीके की ये लाइनिंग जो बनी है, ये लाइनिंग घूम करके आपकी क्या हो जाएगी, इस तरीके से इधर रोटेट हो जाएगी। अपने साथ साथ ये अपने लाइन को भी घुमाएगा तो ये भी लेफ्ट टू राइट अंदर का हिस्सा घूम जाएगा। यानी कि ये जो आकृति है ऐसे घूम करके इसके अंदर, ये यहाँ पे देखिए, सॉरी इसके ऊपर ना लगा हुआ, इसके ऊपर लगेगा। ये आपकी आकृति जो इसके ऊपर लगी है ये आपकी ऐसे होगी और इसके अंदर का ये आपकी लाइनिंग ऐसे बन जाएगी। तो ये जो आपका हिस्सा होगा, इस तरीके का जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो चेक कीजिए कहाँ पे,
जो कि मुझको ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी इज़ द परफेक्ट है। तो आपको देखिए रूल पता होना चाहिए कि दर्पण में होता क्या है। अगर मान लीजिए कि अक्षर वाले भी आते हैं तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आर है तो ये भी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट ऐसे घूमेगा और आर का प्रतिबिंब ऐसा कुछ बन जाएगा। लेकिन शब्द के लिए ये अलग ट्रिक काम करती है। अक्षर के लिए सिंगल था, शब्द के लिए क्या होगा, पहले पूरा शब्द रोटेट करेगा। तो उस पिछली वीडियो हमारी जा करके वॉच कर लीजिएगा, उसमें शब्द वाले पे मैंने वीडियो बना रखी है, जाके देखिए और वॉच कीजिए। हर वीडियो दोस्तों शानदार है, देखेंगे खुद ही पता चल जाएगा। अगर पसंद आएगी तो लाइक कीजिए और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी मत कीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न प्रश्न आकृति को पूरा कीजिए। यहाँ पर आकृति गायब है और हमें चारों ऑप्शन में से देखना है कि कौन सी आकृति यहाँ पे सही सेट हो पाएगी। तो ये आप लोगों के लिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज और षट्भुज जिस तरीके से आपस में परस्पर संबंध रखते हैं, वैसे ही यहाँ पे ऐसा ही जोड़ा कौन सा होगा जो त्रिभुज और षट्भुज की तरह संबंध रखने वाला होगा। तो चलिए चेक करते हैं आखिर इसमें कौन सी ट्रिक लगी हुई है। त्रिभुज आप जानते हैं कि उसकी आकृति ऐसी होती है त्रिभुज की, और षट्भुज आप जानते हैं कि उसकी आकृति आपकी कुछ ऐसी होती है। षट्भुज की आकृति आपकी कुछ ऐसी होती है। षट्भुज का मतलब जिसकी 6 भुजाएं और त्रिभुज का मतलब जिसकी 3, यानी कि ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। तो दोस्तों कैसे पता चलेगा कि इसमें ट्रिक क्या लगी हुई है, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए त्रिभुज की भुजाओं का दूना करने पर 6 आएगा, यानी उसकी भुजाओं का दूना करके यहाँ पे 6 रख दिया गया है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर शंकु है, गोला है, तो इसमें कोई भुजा से मतलब ही नहीं, इसको काट दीजिए। आयत है 4 भुजा वाला, ठीक है, और अष्टभुज है 8 भुजा वाला। मैं बनाऊंगा नहीं, अष्टभुज मान लीजिए 8 भुजा वाला। यहाँ पे 4 8 लिख देता हूँ, फिगर ना बना करके। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यानी कि इसका दूना करने पर ये 8 आ गया। ये तो मुझको सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। पंचभुज सप्तभुज, इसका दूना करने पर ये नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर आपका कोण है और चतुर्भुज है, कोण यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पर देखिए कोण 2 भुजाओं वाला होता है और चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला। कोण 2 भुजाओं वाला होता है, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, इसका भी तो दूना करने पर आ गया। तो अब क्या करेंगे, आप तो कंफ्यूज में पड़ गए। तो यहाँ पर हमारी आकृतियां घिरी हुई थी तीनों तरफ से, 6 तरफ से, लेकिन कोण जो है होता है दोस्तों, ये तीनों तरफ से घिरी हुई आई है। 2 ही भुजा से बनना है, तो 2 भुजा से तो घिर नहीं पा रही है, घिरना चाहिए यहाँ से। जैसे इस तरीके से चारों तरफ से हमारी आकृति तीनों तरफ से जैसे भी है, यानी भुजाओं से वो घिरी हुई आकृति होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, कंसेप्ट ये हमारी गलत साबित हो जाएगी। तो हमारा कौन सा मामला सही है, दूसरा बिल्कुल सही है। तो ये कोण वाला कंफ्यूज कर रहा था कि 2 से 4 ये भी बनना है, लेकिन ये कोण जो हो जाएगा ये हमारा अलग बना देता है इसको। तो चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न वर्गों के बीच के संबंधों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। चश्मा है, लेंस है, दर्पण है। चश्मा आप समझ ही रहे होंगे, चश्मा में कोई दिक्कत है नहीं भाई, आज के पॉपुलर ये सारी चीज़ें हैं। चश्मा, अब चश्मा में जो ये लगा होता है जिसमें हम देखते हैं, जो वो क्या होता है, जो आपका शीशा लगा होता है, शीशा से समझिए वो क्या होता है, बताइए मुझको। वो दर्पण होता है कि लेंस होता है? दर्पण क्या होता है? दर्पण जिसके हिस्से में, बाहरी हिस्से में क्या की जाती है, कलई की जाती है। इसमें उत्तर दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। वो उतना डीप में मत जाइए, यहाँ से ऊपर ऊपर इसको समझ लेते हैं, ठीक है। साइंस में आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 9 में, तो ये सारी चीज़ें आप जानते हो कि उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, तो उतना हमें नहीं जानना है। बस ये जानिए दर्पण जो होता है कलई की जाती है, जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो दोस्तों चश्मे में ये जो चश्मा होता है इसमें दर्पण लगा नहीं होता है। दर्पण लगा रहेगा तो वो तो हम अपनी आंखों को ही देखेंगे, उसमें बाहर का तो हिस्सा दिखाई नहीं देगा। तो लगा क्या रहता है, लेंस। लेंस ही के आर पर हम देख सकते हैं। तो चश्मे में लेंस लगा होता है। तो हमें करना क्या रहता है, वेन डायग्राम जब भी क्वेश्चन है तो हमें ये देखना रहता है कि इसमें तीनों में आपस में रिलेशन है क्या, किस टाइप का रिलेशन है, कम है, ज़्यादा है। जिस तरीके का रिलेशन रहेगा उस तरीके का हम डायग्राम बनाते जाएंगे। तो चश्मा और लेंस का रिलेशन, तो चश्मा है, ये मान लीजिए चश्मा है, देखिए 3 ठो नाम है, 3 ठो सर्किल ले लेंगे, 4 ठो नाम है, सर्किल ले लेंगे उतना। और मान लीजिए कि बड़ा वाला गोला मैंने बनाया, ये चश्मा है। चश्मे के अंदर से लेंस लगा रहता है, तो हम लेंस को इसमें रख देंगे, ठीक है। ये ग्लास हो गया, ये चश्मा हो गया और ये लेंस हो गया। लेकिन दर्पण देखिए ना लेंस से रिलेटेड है ना चश्मे से रिलेटेड है, दर्पण अलग होता है। तो दर्पण को हम यहाँ पे बना देंगे, ये आपका दर्पण हो गया, 2 से दर्पण। चलिए ये आपका फिगर परफेक्ट बना हुआ है जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ये चीज़ें समझ में गई। देखिए रीजनिंग बहुत आसान है, इतना आसान मैं जानता हूँ कि कोई आपका सिलेबस में नहीं होगा, ना मैथ होगा, ना आपका जो है जीएस होगा, ना जीके होगा। बहुत आसान होता है, इसमें आप 100 में 100 कर लेंगे और टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, धड़ाधड़ सॉल्व कर लेंगे। बाकी किसी में नहीं कर पाएंगे। मैथ में भी कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं इस पर भी आपसे पूछा था कि अगर आप लोगों को मैथ की वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। अगर 100+ कमेंट आते हैं तो नेक्स्ट मैं आपके लिए मैथ की वीडियो लेकर के आऊँगा और रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए वो बेस्ट वीडियो होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अच्छा श्रृंखला में विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, विलुप्त पद, यानी यहाँ पे गायब, 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 यानी 5 पद गायब है। इस टाइप के क्वेश्चन को
सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका कि इसको 3, 4, 5 के ग्रुप में बांट दीजिए। तो कैसे पता चलेगा कितने ग्रुप में बांटना है, थोड़ा सा क्वेश्चन पे अगर नज़र डालते हैं तो उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये ए यहाँ पर आ रहा है, तो उस हिसाब से ये बी आ रहा है, तो यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पे बी। मुझको लग रहा है कि ये 5 ही के ग्रुप में बटेगा। प्रैक्टिस करेंगे आपको भी पता चल जाएगा। ये मत सोचिएगा कि ये बस तुक्का वाली चीज़ है, नहीं। यहाँ पे मुझको लग रहा है कि यहाँ से काट देना चाहिए, मुझको लग रहा है इसको भी यहाँ से काट देना चाहिए, इसको भी यहाँ से काट देना चाहिए। देखिए 5-5 का ग्रुप हो गया, जो विलुप्त है उसको ले करके 5-5 के ग्रुप में मैंने बांट दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर डबल ए, अगर मैं यहाँ पर ए फिल करता हूँ जो कि ऑप्शन में सिर्फ इसी में पहले में है, तो इसी ऑप्शन को ही उठा करके मैं फिल कर दूंगा। यहाँ पर ए फिल करूंगा तो यहाँ पर भी ए फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका बचेगा बी, उसके बाद बी, उसके बाद बी, 3 बी मैंने फिल कर दिया। इस ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। तो देखिए एक सर्किल की तरह, एक साइक्लिक प्रोसेस की तरह ये काम करता है। मतलब एक खुद को रिपीट करेगा, ऐसा बनेगा, खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि आपने सही किया कि गलत किया। जैसे डबल ए 5 ए बना, डबल बी ए डबल बी, डबल ए बी डबल ए, डबल बी बी, फिर 5 बी बन गया। ये कुछ मुझको ठीक नहीं लगा, ये मुझको कुछ ठीक नहीं लगा। एक काम करते हैं, 5 ही 5 के ग्रुप में तो रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं उठा करके कुछ और भर देता हूँ। इस सी वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। बी वाला तो होगा नहीं, इतना पक्का है। सी वाले ऑप्शन को अगर मैं भर देता हूँ तो जैसे बी हमारा है, ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद बी है, उसके बाद ए है। अब इसको चेक कर लीजिए कि ए बी डबल ए बी डबल ए, डबल बी ए डबल बी, डबल ए बी डबल ए, डबल बी ए डबल बी, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चेक कर लीजिएगा। मैंने क्या कहा, ये रिपीट करता रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए डबल ए बी डबल ए यहाँ पे था, फिर देखिए डबल ए बी डबल ए यहाँ पर आ गया, डबल बी ए डबल बी यहाँ पे था, फिर यहाँ पे डबल बी ए डबल बी आ गया। तो मैंने क्या किया, साइक्लिक प्रोसेस की तरह ये घूमता है, तब जाके लगेगा कि ये सही है कि गलत। कुछ ऑप्शन से भी चेक कर लिया जाता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली आपको दिख जाते हैं कि ये फिल होना चाहिए, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए ऑप्शन सी, तो बहुत से टाइप की इसमें भी मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, वॉच कीजिए वीडियो जा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। फिगर का क्वेश्चन जो होता है उसमें क्या कैसे सोल्व किया जाता है, जहाँ पे संख्या गायब रहे। जैसे यहाँ पे गायब है, सेम पोजीशन पे आप अलग वाले यानी दूसरे फिगर में हम देखेंगे ये जो 12 आया है, ये जो 12 आया है, ये आखिर आया कैसे, कैसी लॉजिक कंसेप्ट ट्रिक जो भी लगी हुई है, आखिर लगी क्या है, कैसे आया है, बस हमें यही चेक कर लेना है। चेक करके उसके बाद इस पर हम अप्लाई कर देंगे। तो चलिए अब मान लीजिए कि अंदर का नंबर है, तो जाहिर सी बात है कि ये बाहर के जितने भी नंबर दिए हों उन्हीं की हेल्प से ही आएगा, और कहीं से तो आएगा नहीं। 12 छोटी संख्या है, या तो भाग करने पर आएगा या तो घटाने पर आएगा, दो ही चीज़ें करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, अगर 16-12 का भाग देते तो दशमलव में आ जाएगा, तो भाग मत दीजिए, घटाइए। अगर 16-12 का हम घटाव निकालते हैं, या कह सकते हैं कि अंतर निकाल लीजिए, यानी बड़े में से छोटे को, यानी 16 में से 12 को घटाएंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर 18-14, यहाँ पर भी अंतर निकाल लीजिए, 18 में से 14 घटा दीजिए 4, 17 में से 13 घटाएंगे 4 आ जाएगा। अब तीनों जगह 4 आया तो 12 लाना है, तो इजीली आप क्या कहेंगे कि इन तीनों को जोड़ दीजिए, 12 आ जाएगा। चलिए बात सही है, यही काम यहाँ पर भी करते हैं। 23 में से 18 घटाते तो 5 आएगा, 25 में से 20 घटाते हैं तो 5 आएगा, 19 और 24 का अंतर यानी 24 में से 19 घटाते तो 5 आएगा। तीनों जगह 5 आया, और तीनों को अगर हम जोड़ देते तो 15 आ जाएगा। बस हो गया जी आपका आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, सिकंदर महान का जन्म 356 ईसा पूर्व मकदूनिया में हुआ था। तो ये दोस्तों ये मत सोचिएगा कि ये जो है हिस्ट्री पढ़ाई जा रही, नहीं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 356 ईसा पूर्व समझ रहे हैं ना, ईसवी से पहले का जो समय था उसको ईसा पूर्व कहा जाता था। ठीक है, ईसा पूर्व कह रहा है मकदूनिया में हुआ था सिकंदर महान का जन्म। सभी ने नाम सुना है सिकंदर का। आगे क्या कह रहा है, 326 ईसा पूर्व में उसने भारत पर आक्रमण किया था। अब इसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन यहाँ पर वो पराजित हुआ, आपको भी मालूम होगा। ठीक है, कह रहा है इसकी मृत्यु बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में हुई थी। तो कह रहा है सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी, यानी किस सन में, किस ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये जो भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था, इसका कोई हमें यूज़ ही नहीं करना था, बस एग्जामिनर आपको उलझाने के लिए दे दिया। हमें यूज़ करना है 356 का, 356 को उसका जन्म हुआ, और वो मर गया 33 साल की बहुत ही कम आयु में, एकदम यंग था तभी वो टपक गया। तो 33 साल की आयु में वो मरा। तो ईसा पूर्व में देखिए ये एग्जामिनर क्यों इस क्वेश्चन को दिया, क्या है, क्यों कंफ्यूज में पड़ गए बच्चे, हालांकि कुछ था नहीं इसमें ना। वो समझ रहे हैं कि जब मरा है 356 में जन्मा है, और 33 साल जब जिया है, वो 33 साल की उम्र में मर गया, तो यानी 639 538 389 ईसा पूर्व में वो क्या होगा, उसकी मृत्यु हुई होगी, और सबने 2 पे टिक लगा दी होगी। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ईसा पूर्व में जब संख्याएं बढ़ती हैं यानी साल आगे बढ़ता है तो वो घटता है, घटते घटते ये 0 पे आएगा, और उसके बाद 1 ईस्वी से शुरू हो जाएगा।
ठीक है। ईसा पूर्व क्या होता है, उल्टा चलता है यानी घटता है वो। तो 33 साल में अगर वो मरा है तो दोस्तों 356 में अगर उसका जन्म हुआ तो वो जो क्या होगा, ये घट जाएगा, यानी कि ये 6 में से 3 जाएगा 3, ये आपका 2 हो जाएगा और ये 323, यानी 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई होगी। यानी कि क्या होगा, जितना भी वो साल जिएगा वो ईसा पूर्व में से उतना घट जाएगा। समझ में आ गई। तो यही सारी गलतियां आपको समझनी है दोस्तों। तो ईसा पूर्व, ईसवी पे भी मत टिक लगा दीजिएगा तो वो भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सही क्रम में व्यवस्थित करना। ये आपका जो है फिर दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं हैं, ये अपने माइंड से अपना यूज़ करके आप इसको सेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि मदर है, माँ है, चाइल्ड बच्चा है, दूध है, रोना है, मुस्कुराना है। तो कह रहा है इनको हमें क्या करना है दोस्तों, एक सिस्टम में बैठाना है। जैसे माँ है, फिर बच्चा दे दिया दूसरे नंबर, फिर दूध दिया, फिर रोना दिया, मुस्कुराना दिया। ये सिस्टम से नहीं है, ये सही नहीं है। तो इसमें तब सही क्या होगा, आप यहाँ से ध्यान लगाइए। देखिए होता क्या है, बच्चा, पहले बच्चा आएगा। क्यों बच्चा आएगा, अभी समझ में आ जाएगा। दूसरे नंबर, जब ये बच्चा रोता है, चौथे नंबर वाला, बच्चा रोता है, क्या होता है, जब बच्चा रोता है तो माँ आती है। जब बच्चा रोएगा तभी तो माँ आएगी। और जब माँ आती है तो उसको दूध पिलाती है। देखिए जब बच्चा रोता है तो माँ आती है, तो माँ आती है तो उसको दूध पिलाती है, तो बच्चा क्या करता है, मुस्कुराने लगता है। ये सही क्रम है इसका। 2 4 1 3 5 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बहुत आसान होता है, कुछ दम नहीं होता है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर दोस्तों क्या है, नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन है। कह रहे 24 का संबंध जैसे 0864 से 45 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने से जटिल लग रहा होगा कि इतनी बड़ी संख्या है तो ज़रूर 24 का क्या किया गया, क्यूब किया गया होगा या स्क्वायर किया गया होगा। मैं कहूँ कि नहीं, मैं कहूँ कि नहीं, तो फिर आप कहेंगे क्या, तो मैं बता रहा हूँ 24 का स्क्वायर ना करके इसको पार्ट में डिवाइड करके इन दोनों का अलग अलग क्यूब कर दिया गया है। जैसे 4 का क्यूब 4 चौको 16 चौको 64, 2 का क्यूब 2 दूना के 4 दूना के 8, और इधर 0 लगा दिया, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उससे क्या मतलब है, 0 दाएं अगर आपका बाएं साइड लग गया तो कोई संख्या फर्क पड़ेगा नहीं। सेम काम यहाँ पर भी किया गया, यानी 4 का क्यूब कर देंगे 5 का क्यूब 4 चौको 16 चौको 64, 50 25 5 125। ये जो आएगा ये आपका आंसर होगा। देखिए फटाफट कमेंट आंसर मिला लीजिए, 64 x 25 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, ओपन डाइस का क्वेश्चन है। तो ओपन डाइस कैसे वर्क करता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके का कोई डाइस है ओपन, ठीक है, इसमें 4 खाने हैं, 1 2 3 4, और 2 साइड से इस तरीके से कहीं पर भी सेट है 5 6। ये कैसे वर्क, जब इस डाइस को आप बंद करेंगे तो पहला जो होगा तीसरे के अपोजिट चला जाएगा, यानी उसके विपरीत पिछले वाले हिस्से में। ऐसे दूसरा जो होगा चौथे के अपोजिट चला जाएगा, और ये दाएं बाएं वाला जो है ये एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं। ये ओपन डाइस का ये रूल इस तरीके से काम करता है। समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति के बॉक्स के आकार में मोड़ने पर नहीं बन सकती। इस पर भी ध्यान दीजिए। आप सोचेंगे कि बन सकती है, बस यहीं पे टिक लगा के भाग जाएंगे, नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। नहीं बन सकती ये चीज़ कह रहा है। तो चलिए इस आकृति पे, प्रश्न आकृति पे फोकस होइए, और ये देखिए कि ये क्या होगा। ये जैसा सेम टू सेम है, सर्किल में वर्ग है, फिर सर्किल है, ये क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक दूसरे के अपोजिट, यानी सेम दिखने वाले फिगर जो जुड़वा हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जब इनको बंद किया जाएगा तो बगल वाले फेस पे वो जुड़वा नहीं दिखने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि पहली आकृति में, जैसे यहाँ पे त्रिभुजाकार वाली आकृति है तो कहीं पर भी इसके बगल में त्रिभुजाकार नहीं है। ऐसे ही ये आपका स्टार है तो इसके बगल में कहीं स्टार नहीं है, सर्किल है इसके बगल में कोई सर्किल नहीं है, तो ये आकृति बनेगी। इसको बोलने पर ये आकृति बन जाएगी। तो हमें तो वो ढूंढना है जो ना बने, तो इसको थोड़ा ना लेंगे। ऐसे ही इसको भी देखिए, कहीं पर भी डबल नहीं है तो ये भी आकृति बन जाएगी। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे यही मिस्टेक कर दिए। ये त्रिभुज को अगर देखें तो त्रिभुज इस टाइप का कहीं पर भी इसमें नहीं है, तो इसको तो आप टिक लगा दीजिए, यही आकृति नहीं बनेगी, क्योंकि वो त्रिभुज उस टाइप का आपको कहीं भी प्रश्न आकृति में नहीं दिख रहा होगा। तो इसी लॉजिक से ही ये पता चल गया। वरना और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे इसमें 2 सर्किल वाला बना देता तब भी नहीं बन पाती, या 2 स्टार अगल बगल बना देता तब भी, कोई भी 2 फिगर अगर बना देता अगल एक जैसा जुड़वा वाला तो वही नहीं बन पाती। फिलहाल तो ऐसे ही दे दिया, ऐसे ही पता चल गया कि ये नहीं बनेगा। बाकी ये भी बन जाएगा। देखिए आपका ये भी एक है तो इसके बगल में उस टाइप का नहीं है, ये त्रिभुज है इसके बगल में उस टाइप का नहीं, स्टार इसके बगल में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्या कह रहा है कि यदि के का अर्थ में से घटाओ, एल का अर्थ द्वारा भाग देना, एम का अर्थ से जोड़ना तथा डी का अर्थ से गुणा करना है तो इसका मान पूछ रहा है। चलिए देखते हैं
96 96 को लिख, संख्याओं को जो कहते हैं लिख लेंगे। एल है, एल का अर्थ कह रहा है द्वारा भाग देना, तो हम भाग लगा देंगे। फिर 4 है, 4 लिख लेंगे। फिर के है, के का अर्थ घटा हुआ है तो घटा बना लेंगे। फिर 6 लिख लेंगे। फिर एम आ गया, एम का अर्थ जोड़ना, जोड़ लेंगे। फिर 11 है, 11 लिख लेंगे। फिर डी का अर्थ कह रहा है गुणा करना, गुणा कर लेंगे। फिर 9 है। अब यहाँ पर बोर्ड मास रूल लगाएंगे। बोर्ड मास रूल पता है कि नहीं पता है, जाइए वीडियो वॉच कीजिए, जो मेरी पॉपुलर वीडियो है वो बोर्ड मास रूल से ही रिलेटेड है। उसमें बेसिक टू एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन कराए गए हैं और एक एक चीज़ें बताई गई हैं बोर्ड मास रूल के बारे में। तो दोस्तों चलिए, यहाँ पर पहले ब्रैकेट वैकेट है नहीं तो डायरेक्ट चिन्हों में चलते हैं। चिन्हों में सबसे पहले हमें डिवीजन करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 4 से भाग कर लीजिए, 4 दूना के 8, 4 चौको 16, -6 प्लस 11 9 99। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। 99 24 2 तो कितना हो जाएगा आपका 123, और 6 घटेगा तो आपका 117 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो चुका है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें मैं बताता यही हूँ, जो नए बच्चे समझ लें कि कड़ियाँ पहले जोड़ेंगे। कड़ियाँ जोड़ने के बाद मेन कैरेक्टर में घुसेंगे और उसके बाद वहाँ से रिलेशन ईजिली निकाल लेंगे। बहुत आसान तरीका मैं बताऊँगा। देखिए, कह रहा है कि ए सी के पिता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए सी के पिता इस तरीके से कड़ी बनाएंगे, कड़ी जोड़ेंगे। ए सी के पिता यानी ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जो पुरुष हमें पता चल जाए कि यहाँ से हिंट मिल जाए कि हाँ ये पुरुष है, तो उसमें हम प्लस का चिन्ह बना देंगे ताकि रिलेशन निकालने में और आसानी हो। तो ए सी का पिता है, जब पिता ए है तो हर हाल में पुरुष ही होगा, स्त्री तो होगी नहीं। अब सी इसका पुत्री है कि पुत्र है, ये हमें कन्फर्म नहीं, तो उस पर अभी कोई चिन्ह नहीं बनाएंगे। आगे कह रहा है और डी बी का पुत्र है। आगे क्या कह रहा है कि और डी जो है बी का क्या है, पुत्र है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि ये भी पॉजिटिव है। जब पुत्र पुत्री होता तो माइनस से करते, पुत्र जब दिया हुआ, लेकिन बी हमें कन्फर्म नहीं कि इसकी माता है कि पिता है। जब पुत्र है तो ये माँ भी हो सकती है, पिता भी, तो इसको भी हम वैसे ही छोड़ देंगे, इस पर भी कोई चिन्ह भी नहीं बनाएंगे। आगे कह रहा है ई ए का भाई है। आगे क्या कह रहा है, ई जो है ई इस ए का क्या है, भाई है। जब भाई है तो ये भी पॉजिटिव होगा। आगे यदि सी डी की बहन हो, क्या कह रहा है आगे कह रहा है कि यदि ये सी जो है इस डी की क्या हो, बहन हो। जब बहन है तो ये निगेटिव ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो बी का ई से क्या संबंध है, तो कह रहा है कि ये जो बी है इस ई की क्या लगेगी, ये जो बी है ये बी है इस ई का क्या लगेगी। अब यहाँ पर पहले जानिए कि बी है क्या। तो इसके लिए हमें ई के कैरेक्टर में घुस जाइए या बी के ही कैरेक्टर में घुस जाइए, तब भी कोई फ़र्क नहीं, किसी के भी एक कैरेक्टर में घुस सकते हैं। सपोज कीजिए आप बी हैं, ठीक है, बी है, आपकी एक पुत्री है जो डी है, उसकी एक बहन है जो सी है। एक पुत्र है डी है और बहन सी है, ये दोनों क्या है, भाई बहन है। तो बी की जो है ये पुत्र ये पुत्रियाँ हो गई, यानी दोनों बच्चे हो गए। अब ए जब सी का पिता है तो डी का भी ये भी पिता हो जाएगा, क्योंकि सी और डी दोनों क्या है, भाई बहन है। ए जब सी का पिता है डी का भी पिता हो जाएगा, यानी ये जो जब पिता है तो बी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। यानी ए और बी क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। तो दोस्तों बी जब माता हो गई तो अब बताइए, अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए आप हो सकते लड़के हैं तो थोड़ा आपको हंसी आए, क्योंकि मैं आपको कहूँगा कि बी वाले कैरेक्टर में आप घुसिए। मान लीजिए कि आप जो है ए की पत्नी है, ठीक है, उसका एक भाई है। अब बताइए आप अपने पति के भाई को क्या कहेंगे, या सॉरी आप अपने पति के भाई की क्या लगेंगी, क्योंकि यही पूछ रहा है। तो बी का ई से क्या संबंध है, यानी बी ई का क्या लगेगा, तो आप अपने पति के भाई को अपने पति के भाई की क्या लगेंगी, सिंपल सा है, आप कहेंगे कि भाभी, और क्या लगेंगे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ईजी ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है 5 बच्चे ए बी सी डी ई एक पंचकोणीय मेज के कोनों पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पंचकोणीय मेज 5 भुजाओं वाली बना देते हैं, इस तरीके से पंचभुज बना दीजिए। कह रहा केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, इस तरीके से पंचकोणीय मेज है तो 5 बंदे ऐसे बैठे होंगे केंद्र की तरफ मुख करके, ठीक है। तो इनका पहले दायां बायां समझ लेते हैं। जिधर मैं बिंदी बना रहा हूँ वो उनका दायां हो जाएगा। एक जगह से नीचे से स्टार्ट करेंगे, ये दायां हो गया। अब एक छोड़े एक इस तरीके से बिंदियाँ बना देंगे, वो उनका दायां। जिधर बिंदी नहीं वो उनका बायां। पर बेस्ट मैटर की बता रहा हूँ, दाएं बाएं की, ठीक है। और उसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कोई और वीडियो देख करके कंफ्यूज में मत होइएगा, सबसे अच्छा तरीका ये है। तो इस तरीके से मैंने नीचे से लेंगे, नीचे से यहाँ से इतने ही वाले हिस्से में से ले लेंगे। जिधर आपका दायां उधर आप दायां बना दीजिए और एक छोड़े इस तरीके से बिंदी आप लगा दीजिए, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब क्या कह रहा है, अब जो कह रहा है वो कीजिए। क्या कह रहा है कि बी ई और सी के बीच में है। मान कहीं पर भी रख सकते हैं, बी को यहाँ पर रख सकते हैं, तो ई और सी के बीच में रख दीजिए। देखिए बी और ई और सी के बीच में बी आ गया, या ऊपर कहीं पर भी रख दें, जहाँ अच्छा लगे आपको रखिए। जैसे मैं कहूँ कि बी को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, कह रहा है कि बी जो है ई और सी के बीच में। अब हो सकता है कि सी इधर हो
हो सकता है कि ई इधर हो, कन्फर्म नहीं है, ई इधर हो सकता है, सी इधर भी हो सकता है, ई इधर हो सकता है, इसलिए कि ये नहीं कहा है कि सी बी के दाईं ओर है या सी ई जो है ई बी के दाईं ओर है। तो दोनों को हम लेकर के चलेंगे, सी और ई को दोनों तरफ अपने दिमाग में माइंड में सोच करके चलेंगे। बी मगर उनके बीच ही में रहेगा, वो नहीं बदलेगा। आगे कह रहा है कि डी जो है बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर नहीं है, ये कह रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है डी जो है बी के दाईं और दूसरे स्थान पर, बी का दायां और का दूसरा स्थान यहाँ है, यानी यहाँ पे डी नहीं है, ये नहीं कह रहा है। तो इसका मतलब दूसरा स्थान जो बचा होगा डी यहाँ पर होगा। अब और कौन सा बंदा बचा है दोस्तों, ई बचा है, ई तो हो चुका, ए बचा है, ए को यहाँ पर रख दीजिए। न रखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कुछ अलग पूछे। कह रहा है कि सी के बाईं ओर कौन है, सी के बाईं ओर, अगर सपोज कीजिए सी यहाँ पर होगा तो दोस्तों उस कंडीशन में इसके बाईं ओर डी होगा। सपोज कीजिए सी यहाँ पर है, तब इसके बाईं ओर बी होगा, यानी बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अब बी और डी वाला जो ऑप्शन होगा वही लेंगे, बी सिर्फ नहीं ले सकते ना सिर्फ डी लेंगे। देखिए कंफ्यूज में करने के लिए ये भी चीज़ दिया। आप अगर आप सपोज कीजिए सिर्फ ई और सी को ले लिए होते, दोनों तरफ से नहीं सोचे होते, तो उस कंडीशन में आप डी पे टिक लगा देते और यही आपका गलत हो जाता। तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा कि बी और डी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, एक तरफ से सोचेंगे बी दिखेगा, एक तरफ से सोचेंगे डी दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जब प्रैक्टिस की जाती है तो हर तरीके के क्वेश्चन आपके सामने से गुजरते हैं, तो आपके गलती होने के चांसेस 0% हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, काउंटिंग फिगर कर दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं 2 ट्रिक बताऊंगा। ये देखिए, इस तरीके का अगर आपका फिगर है तो इसमें आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, जो मैक्सिमम नंबर है उसका दोना कर दीजिए, 4 दूना के 8। इसमें त्रिभुज की संख्या 8 होगी। एक सिंपल सा ट्रिक ये है कि इस तरीके का अगर त्रिभुज है तो इसमें भी नंबरिंग कर दीजिए, इन दोनों नंबरों को सिर्फ जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1 2 3। इसमें 3 त्रिभुज है। ये बहुत सारे जटिल टाइप भी अगर रहेंगे तो यही ट्रिक काम करेगी। जैसे इस तरीके से बहुत सारे हैं तो इसमें भी 1 2 3 4 जितने भी हैं उसमें भी खाने में नंबरिंग करके सभी नंबरों को हमें जोड़ लेना है। ठीक है, उसमें त्रिभुज की संख्या निकल जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है तो इसको भी मैंने बता दिया 1 ही सेकंड में। चलिए अब इस ट्रिक को फॉलो करते हैं। इस पर ये आपका देखिए एक त्रिभुज ये बड़ा वाला बन गया जिसमें कि 8 है। कितने हैं, 8 है। इसमें कितने त्रिभुज है, 8 है। दूसरा आप देखिए इस कॉर्नर पे बना है 3 वाला, इस कॉर्नर पे बना है 3 वाला, इस कॉर्नर पे बना है 3 वाला, इस कॉर्नर पे बना है 3 वाला। 3 चौको 12 वाट 20। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पंक्ति का क्वेश्चन करें। एक पंक्ति में 39 कलम है, जैसे इस तरीके से पंक्ति है, इसमें कह रहा है 39 कलम है। आगे कह रहा है लाल कलम बाईं छोर से 9वीं तथा हरी कलम बाईं छोर से 21वीं पर है। देखिए जिधर आपका दायां उधर दायां लिख लीजिए, जिधर आपका बायां उधर बायां लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि लाल कलम बाएं छोर से जो लाल कलम है रेड कलम वो कह रहा है कि 9वें स्थान पर है। आगे कह रहा है कि बायां छोर से यानी इसी छोर से, दूसरे छोर से नहीं, बायां छोर से कह रहा है जो हरी कलम है, हरी कलम वो कहते हैं यानी ग्रीन जो है वो 21वें स्थान पर है। तो क्या कह रहा है लाल तथा हरी कलम के मध्य कितनी कलमें हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में कलम की संख्या पूछ रहा है कितनी है। टोटल तो 39 कलमें हैं, तो उससे हमें टोटल से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब अब यहाँ से ये है कि रेड और ग्रीन के बीच में कितनी कलम है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पे ट्रिक जानिए। यहाँ पर जो 21 है, 21वां नंबर ग्रीन का है उसको उठाएंगे और 9वां नंबर रेड का है उसको उठाएंगे, दोनों पर माइनस करके फिर एक और माइनस मार देंगे। क्या करेंगे, दोनों पर माइनस मार के फिर एक और माइनस, क्योंकि ये 21 को भी एक बार घटाना है, 21 को भी एक बार, यानी 21वीं जो पोजीशन है ग्रीन की उसको भी हम घटाएंगे, तब बीच की संख्या जो होगी वो निकलेगी। 21 में से 9 घटाएंगे तो आप कहेंगे 9 घटाएंगे तो 12 आएगा, 12 में से फिर 1 घटाएंगे तो आप कहेंगे 11 आएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। तो छोटी छोटी ट्रिकें होती हैं दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को उड़ाने के लिए, और आपका सेकंड ही काफ़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के में यूज़ करेंगे हम 12/11 वाला रूल। इसको जानना है तो दोस्तों वीडियो को वॉच करिए, बहुत सारी वीडियो में मैंने इसके कंसेप्ट को समझाया। अगर समझना है तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं समझा दूंगा। बस 12/11 रूल ये मेरा खुद का रूल है, ये मेरा खुद का रूल है दोस्तों। कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा कि डायरेक्टली किसी ने 12/11 का रूल लगा दिया, मैं डायरेक्टली लगा दूंगा। चलिए कैसे, सेकेंडों में इस टाइप के क्वेश्चन में जहां आप मिनट लगाएंगे, मैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेकंड की टाइम आपसे लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। 10 सेकंड या मैं कहूँगा कि उससे भी कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो उससे भी कम घड़ी देख करके सॉल्व कर लेंगे। कैसे समझिए, पहले समझने में हो सकता है टाइम लग जाए। कह रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच का समय ज्ञात कीजिए जब घड़ी की सुइयाँ विपरीत दिशा को इंगित करेंगी। देखिए यहाँ पर 3 और 4 बजे के बीच, मान लीजिए कि ये 3 है, ये आपका 4 है। अब इन दोनों के बीच घड़ी की सुइयाँ कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, अप्रॉक्स ये वाली टाइम होगी जब
3:45-39 कह सकते हैं होगा, 45 या 3:50 के अप्रॉक्स होगा। यानी जब तक 180 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा दोनों घंटे और मिनट की सुई के बीच में, तब तक वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, मेन चीज़ तो ये कौन सी टाइम कैसे लेंगे। देखिए जो मिनिमाइज टाइम होगी यानी मिनिमम छोटी वाली, उसको तो हम लिख ही लेंगे 3 हर हाल में उसको ले लेंगे। अब जो मिनिमम टाइम रहेगी, अब हम देखेंगे कि अगर घंटे वाली सुई उस पर होती, तो घंटे वाली सुई अगर छोटी वाली जो टाइम है 3 उस पर होती, तो कब जो है मिनट वाली सुई कहाँ पर होती, तो एक दूसरे के विपरीत होती। आप कहते हैं कि अगर ये 9 पे होती और ये 3 पे होती, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत में हो जाती। बस इसी को हम उठाएंगे, मिनट वाली टाइम को, इसी मिनट वाली टाइम को हम उठाएंगे कि 3 के सामने 9 होता है, यानी 9 का मतलब 45 ही कॉमन लेंगे और उसी को उठाएंगे। कभी भी 4-5 के बीच में गए तो 4 के सामने कौन आएगा, 4 के ऊपर अगर घंटे वाली सुई है तो मिनट वाली सुई 50 पर होगी। 4 वाली बात होगी तो 50 को उठाएंगे, 5 वाली बात होगी तो 55 को उठाएंगे, 6 वाली बात होगी तो 60 को उठाएंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, मिनट को उठाते हैं। बाकी ये छोटा वाला जो समय 3 बजे, 4 से 5 कहे तो 4 बजे वाला, 6 से 7 कहे तो 6 वाला, छोटा वाला टाइम वहाँ पे लिख देंगे घंटे वाला। मिनट वाला टाइम कैसे लेंगे, उसके सामने अब जो मिनट वाली सुई जाएगी यानी सीध वाली वो लेंगे। अब 45 को ले लिया और 12/11 वाला रूल यानी 12/11 से इसमें गुणा कर देंगे। समझ में आ गया, बस हो चुका आपका आंसर। अब इसको काट कुटा लीजिए जितनी आपकी टाइम लगे, 12×5 = 60, 12×4 = 48 और दोस्तों कितना हो गया 6 × 54, 540/11 यानी कि 3:11, 4 × 44, 10 × 11 = 99, 1/11। ये जो टाइम है, इतनी टाइम पर घंटे और मिनट की सुइयाँ 3 और 4 बजे के बीच बिल्कुल सीध रहेंगी, यानी 3:49 सही 1/11 मिनट, 3:49 सही 1/11। बस इतना ही जानना था दोस्तों। अब बताइए मुझको आप कि कैसे सेकंड लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। बस तरीका तो आपको पता चल गया। अब सामने अगर आपके क्वेश्चन गुजर गया तो कैसे सेकंड लगेगा, जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिनटों लग जाते हैं दोस्तों, वैसे क्वेश्चन को हम धुआं कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिशा दूरी का क्वेश्चन है। समझ लेते हैं दिशा दूरी के बारे में। दाहिनी साइड पूरब, बाईं साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर, उत्तर पूरब के बीच की दिशा को हम उत्तर पूरब कहते हैं और दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को दक्षिण पूरब कहते हैं। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम कहते हैं और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर। ये 8 दिशाओं से ही हमारा काम चल जाता है और किसी चीज़ की इसमें ज़रूरत, जितना भी दिशा दूरी का कितना भी जटिल क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो, इन्हीं पे हम सेकेंडों में उड़ा देंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। करें कि सालू 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है। सालू 30 मीटर उत्तर की ओर, उत्तर किधर है, यहाँ से मान लीजिए कि इसका होम है, जो भी है ये सालू चल रही है इधर उत्तर की ओर 30 मीटर। कितना चली है, 30 मीटर। चलिए देखिए एक पैमाना सेट कर लीजिएगा कि मैंने जब 30 मीटर इतना चला, फिर 30 मीटर चलना रहेगा तो इतना ही चलेंगे, 60 मीटर चलना रहेगा तो इसका दूना चलेंगे, 20 मीटर चलना रहेगा तो उस हिसाब से उसका जो है उतना ही कम चलेंगे। तो एक पैमाना सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तब दिशा दूरी में एकदम परफेक्ट हर चीज़ निकल पाएगी, वरना कन्फ्यूज में पड़ जाएंगे दिशा में भी और जो दूरी चले हैं उसको भी निकालने में। क्या कह रहा है आगे कह रहा है कि पहले उत्तर की ओर 30 मीटर चलती है, कह रहे फिर वो दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। जब उत्तर की ओर चलेंगे तो जो आपका दायां उसका दाएं, जो आपका बायां उसका बायां। तो फिर कह रहे हैं कि दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, तो आप भी अपने दाएं मुड़ेंगे और 30 मीटर चलेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे पहुंच गया। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद कह रहा है फिर वो दाएं मुड़ती है और 55 मीटर चलता है। अब मुझको बताइए ये दिशा कौन सी है, आप कहेंगे पूरब है। पूरब दाएं चलेंगे तो नीचे की साइड में आएंगे और 55 मीटर चल रहा है तो उस हिसाब से 30 और 25 चलेंगे। यानी कि अगर मैं डॉटेड बनाऊं तो ये आपका 30 हो जाएगा और ये आपका 25 हो जाएगा, उस हिसाब से आपको चलना है। अब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद कह रहा है कि फिर वो बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब मुझको ये बताइए कि ये किस दिशा में, आप कहेंगे दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में उनका उल्टा हो जाएगा, वो दाएं मुड़ने के लिए कहेगा अब बाएं मुड़ेंगे, वो बाएं मुड़ने के लिए करेगा अब दाएं मुड़ेंगे। तो वो किधर मुड़ने के लिए करेगा, फिर वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने का मतलब आप अपने दाएं मुड़ेंगे और कह रहा है कि 20 मीटर चलता है। कितना कह रहा है, 20 मीटर चलता है। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर वो पुनः बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अब ये कौन सी दिशा, पूरब हो गई। पूरब दिशा में अगर जा रहा है बंदा और दोस्तों किधर मुड़ने के लिए कह रहा है, बाएं मुड़ने के लिए, तो क्या करेंगे ऊपर मुड़ेंगे और ऊपर मुड़ेंगे तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ये आपने आगे बढ़ा 25 मीटर चला तो 25 मीटर वाला ये हिस्सा यानी कि अप्रॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये 25 था तो ये भी जब 25 चलेंगे तो ये डॉटेड लाइन के सीध में आ जाएंगे यहाँ पे।
इतना क्लियर हो गया। आगे क्या करें, वो अपने मूल स्थान से कितनी मीटर दूर और किस दिशा में है। दिशा तो आपकी पता चल गई, ये आपका मूल स्थान था, इधर से इस दिशा में है, यानी ये जो दिशा हो जाएगी ये पूरब दिशा हो जाएगी, पूरब दिशा निकल गई। बाकी कितने मीटर दूर है, देखिए जब ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, तो इस हिसाब से ये वर्ग का निर्माण करेगा, ये 30 हो जाएगा। ये जब 20 है तो ये भी सामने वाला 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, क्योंकि ये 25 था तो ये भी 25, ये एक आयत का निर्माण करेगा। एक वर्ग बनना है, एक आयत बनना है, तो ये जो दूरी हो जाएगी 30 और 20 इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 50 मीटर पूरब की ओर, 50 मीटर पूरब की ओर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, कुछ था क्वेश्चन के अनुसार करते जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बैड को ये लिखा जाता है तो 6 को क्या लिखा जाएगा। बैड को इसने क्या लिखा उस पर ध्यान दीजिए। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बैड को इसने लिखा है SEZBSU, ठीक है। तो कह रहा है कि 6 को इसी भाषा में क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कितने अक्षर थे, आप कहेंगे 3 थे, उसके द्वारा जो बने हैं वो कितने हैं, 6 हैं, यानी कि 3 थे उसका दूना किया गया तब तो 6 बने हैं। तो कैसे आखिर 1 के बदले 2 लिखा गया, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे B था, B के बदले A और C लिखा गया, A के बदले Z और B, और T के बदले SU, इसी तरीके से लिखा गया है। तो अब थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, अब बताइए मुझको B से पहले क्या आता है, A, आप कहेंगे B से पहले है, B के बाद C, A से पहले Z, B, A के बाद B, T से पहले S और T के बाद U, यानी कि पहले और बाद वाला, पहले और बाद वाला, पहले और बाद वाला लिखा गया, बस हो गया काम। S से पहले R, S के बाद H, सॉरी कहाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका T, ST, सॉरी यहाँ पर R, S से पहले R, S के बाद T, ठीक है। उसके बाद क्या है, I है, ये तो हो गया। और I के बदले 2 लिखना है, I से पहले क्या है, H है, I के बाद क्या है, J है, उसके बाद क्या है आपका X है, X से पहले W, और X के बाद Y, जो जी हो गया आपका आंसर। अब क्या करना है, कुछ करना है, कुछ नहीं, बस ऑप्शन मिला RTHJWY, ऑप्शन 4 इज द राइट। नेक्स्ट, ये भी आपका दोस्तों उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि JLNP का संबंध जैसे ओम के आई से है, वैसे SUWY का संबंध यहाँ पर किससे होगा। बस इसमें भी आपको नंबरिंग अगर याद है तो आपका काम सेकेंडों में हो जाएगा, सेकेंडों में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या SUWY, नंबरिंग कीजिए। J 10 पे, L आपका कितने पे है, आप कहेंगे 12 पे, N 14 पे, P 16 पे। अगर नीचे वाले की नंबरिंग करते तो O 15 पे, M आपका 13 पे, K 11 पे, I 9 पे। अब देखिए J की जगह O बना है यानी +5, L की जगह बना है +1, N की जगह K बना है -3, P की जगह आपका बना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, ये कुछ नंबर सही सेट नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, सीधे से नहीं निकलेगा, इस पे जो है डंडा चलाना पड़ेगा, यानी उंगली को टेढ़ी करनी पड़ेगी। कहते हैं ना सीधी उंगली से घी ना निकले, टेढ़ी कर लीजिए, वही करना पड़ेगा, क्योंकि एक सिस्टम नहीं बन रहा है, सेट नहीं बन रहा है, सीरीज नहीं बन रही है, तो नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब देखिए उल्टा सोचिए, J 10 था, I 9, यहाँ पर -1, चलिए ठीक है। L 12 K 11 -1, N 14 M 13 -1, P 16 O 15 -1, यानी उल्टा ही उंगली करनी पड़ी, सीधी उंगली से यहाँ पे घी नहीं निकल रहा था। 19, U 21, W 23, Y 25। चलिए उल्टा सोचते हैं, S लास्ट में, उससे कम 18 यानी R, U उससे कम 20 T, W उससे कम V 1, Y 25 उससे कम क्या दोस्तों आपका हो जाएगा, आप कहेंगे कि 24 यानी X, XVTR, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर सिर्फ जब हमारा R ही आ गया था तो उसी से हमारा आंसर आ गया होता, क्योंकि लास्ट में R। तो इस तरीके से भी आप टाइम बचा सकते हैं, पूरा जरूरी नहीं क्वेश्चन सॉल्व करें, एक ही अक्षर दिख गया तो उसी से आप टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे इसे शानदार धमाकेदार टिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।